ईशा को कमिश्नर का फोन आता है और वह तुरंत पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी ओर सूरज राहत की सांस लेता है कि फिलहाल सच सामने आने का खतरा टल गया है, लेकिन उसके मन में काव्या के लिए गहरा दर्द है। ईशा के जाते ही सूरज काव्या के पास पहुंचता है। काव्या की आंखों में आंसू हैं। सूरज कहता है, काव्या, तुम यह सब कब तक करती रहोगी? आज कमिश्नर का फोन आया है, कल को खुद ईशा जी को कोई सबूत मिल जाएगा। मैं अब यह झूठ और यह नाटक नहीं कर सकता। तुम हर पल अपने पति की याद में तड़प रही हो और मैं एक झूठी पहचान का बोझ उठाए जी रहा हूँ। रोते हुए काव्या कहती है, भैया, अगर मैंने यह झूठ नहीं बोला होता तो ईशा भाभी आज अपनी आईपीएस की पोस्ट पर नहीं होती। उनके लिए आरव ही सब कुछ थे। अगर उन्हें पता चल गया कि आरव अब इस दुनिया में नहीं है तो वे पूरी तरह टूट जाएंगी। क्या आप चाहते हैं कि वे अपने सारे सपने छोड़ दें? सूरज खामोश हो जाता है। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर पुलिस की जीप खड़ी होती है। ईशा वापस आ चुकी होती है और उसके साथ कुछ पुलिसकर्मी भी होते हैं। ईशा और सूरज एक दूसरे की ओर देखते हैं। दोनों की आंखों में बिछड़ने की हल्की सी उदासी साफ दिखाई देती है। सूरज मुस्कुराकर पूछता है, इतनी जल्दी जाना पड़ेगा? ईशा जवाब देती है, ड्यूटी सबसे पहले है सूरज, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि लौटकर सबसे पहले तुम्हारे साथ समय बिताऊंगी। सूरज सिर हिला देता है, लेकिन उसके दिल में एक ही डर होता है कि कहीं आज ही सारी सच्चाई सामने न आ जाए। ईशा पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हो जाती है। उधर घर में सूरज, काव्या, रिया और पूरा परिवार राहत की सांस लेता है कि फिलहाल पोस्टर वाली बात टल गई है। लेकिन तभी बंटी घबराया हुआ दौड़ता हुआ आता है, दादा भाई, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। पूरे मोहल्ले में एक पोस्टर अभी भी लगा हुआ है और लोग उसे पढ़ रहे हैं। सूरज का चेहरा उतर जाता है। क्या? अगर ईशा वापस आ गई तो सब खत्म हो जाएगा। सूरज और बंटी तुरंत पोस्टर हटाने के लिए निकल पड़ते हैं। उधर पुलिस स्टेशन में कमिश्नर राणे ईशा को एक नई केस फाइल सौंपते हैं। वह कहते हैं, आईपीएस ईशा सिंह, इस केस में हमें कई पुराने दस्तावेज मिले हैं। इनमें एक व्यक्ति की पहचान छिपाई गई है। मुझे शक है कि इसका संबंध तुम्हारे परिवार से भी हो सकता है। ईशा जैसे ही फाइल खोलकर पहला पन्ना पलटती है, उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। उधर घर पर ताई माँ सूरज से कहती है, अब वक्त बहुत कम है। सच ज्यादा दिनों तक छिप नहीं पाएगा। सूरज कहता है, मैं चाहता हूँ कि ईशा को सच मेरी जुबान से पता चले, किसी और से नहीं। इसी बीच ईशा का फोन आता है। सूरज, मुझे तुमसे अभी इसी वक्त मिलना है। बहुत जरूरी बात है। सूरज घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ईशा को क्या पता चल गया है। आगे क्या होगा? क्या ईशा के हाथ दादा भाई और सूरज की असली सच्चाई लग जाएगी? क्या सूरज खुद सब कुछ कबूल कर लेगा या फिर कोई नया मोड़ पूरे परिवार की जिंदगी बदल देगा? ईशा के बुलाने पर सूरज तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचता है। उसके मन में कई सवाल चल रहे होते हैं। वह पूछता है, ईशा जी, आपने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया? ईशा गंभीर होकर कहती है, मुझे इस केस की जांच सौंपी गई है। इसमें कुछ पुराने रिकॉर्ड मिले हैं और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। यह सुनकर सूरज राहत की सांस लेता है। उसे लगता है कि अभी उसकी सच्चाई सामने नहीं आई है। तभी कमिश्नर राणे वहां पहुंचते हैं। आईपीएस ईशा सिंह, इस केस का मुख्य गवाह आज बयान देने वाला है। हो सकता है उसके बयान से कई साल पुराना राज खुल जाए। उधर घर में ताई माँ परेशान हो जाती हैं। अगर गवाह ने दादा भाई का नाम ले लिया तो सब खत्म हो जाएगा। काव्या कहती है, अब भगवान ही हमारी मदद कर सकते हैं। पुलिस स्टेशन में गवाह का चेहरा नकाब से ढका होता है। जैसे ही वह बयान देना शुरू करता है, वह कहता है, जिस इंसान ने उस दिन सबकी जान बचाई थी, लोग उसी को गलत समझ रहे हैं। असली गुनहगार कोई और है। ईशा चौंक जाती है। क्या मतलब? सच सच बताइए। गवाह कहता है, दादा भाई अपराधी नहीं है। उन्होंने किसी अपने को बचाने के लिए पूरा इल्जाम अपने सिर ले लिया था। सूरज की आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन तभी पुलिस स्टेशन के बाहर एक काली गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से एक रहस्यमय आदमी उतरता है और मुस्कुराते हुए कहता है, आज अगर सच खुल गया तो कई लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। वह सीधे कमिश्नर राणे के केबिन की ओर बढ़ता है। ईशा को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि अगले कुछ मिनटों में
उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच उसके सामने आने वाला है। रहस्यमयी आदमी एक पुरानी फाइल और एक पेन ड्राइव मेज पर रखकर कहता है, सर, इस पेन ड्राइव में उस रात की पूरी रिकॉर्डिंग है। अब सच ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। कमिश्नर तुरंत रिकॉर्डिंग चलाने की तैयारी करते हैं। ईशा और सूरज भी वहीं मौजूद होते हैं। सूरज के माथे पर पसीना छलक आता है। जैसे ही रिकॉर्डिंग शुरू होने वाली होती है, अचानक पूरे पुलिस स्टेशन की बिजली चली जाती है। चारों ओर अंधेरा छा जाता है। कुछ सेकंड बाद इमरजेंसी लाइट जलती है, लेकिन मेज पर रखी पेन ड्राइव गायब होती है। कमिश्नर गुस्से में चिल्लाते हैं, पेन ड्राइव कौन ले गया? स्टेशन के सभी गेट बंद कर दो। हर व्यक्ति की तलाशी लो। उसी समय बंटी घबराया हुआ ताई माँ के पास पहुंचता है। ताई माँ, पुलिस स्टेशन से फोन आया था। लगता है किसी के हाथ बड़ा सबूत लग गया है। ताई माँ की चिंता और बढ़ जाती है। इधर ईशा की नजर सूरज पर पड़ती है। उसे महसूस होता है कि सूरज उससे कुछ छिपा रहा है। वह पूछती है, सूरज, तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या तुम इस केस के बारे में कुछ जानते हो? सूरज कुछ पल चुप रहता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ईशा जी, मैं अब और झूठ नहीं जी सकता। आज मैं आपको सब कुछ बताने वाला था। तभी पीछे से एक आवाज गूंजती है, रुक जाओ, सूरज। अगर तुमने एक शब्द भी बोला तो एक बेगुनाह की जान चली जाएगी। सब लोग पीछे मुड़कर देखते हैं। दरवाजे पर वही रहस्यमय आदमी खड़ा होता है। उसके हाथ में पेन ड्राइव और दूसरे हाथ में एक मोबाइल होता है, जिसमें किसी बंधक का लाइव वीडियो चल रहा होता है। वह मुस्कुराकर कहता है, अब फैसला तुम्हारा है, सूरज। सच बताओगे या किसी अपने की जान बचाओगे? सूरज स्तब्ध रह जाता है। वहीं पहली बार ईशा को एहसास होता है कि यह मामला उसकी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है। पुलिस स्टेशन में सन्नाटा छा जाता है। रहस्यमय आदमी मोबाइल ईशा की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, देख लीजिए, अगर सूरज ने सच बोल दिया तो यह इंसान जिंदा नहीं बचेगा। वीडियो में चेहरा साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन बंधक बार बार मदद की गुहार लगा रहा होता है। ईशा तुरंत अपनी टीम को आदेश देती है, पूरा शहर अलर्ट कर दो। इस वीडियो की लोकेशन ट्रेस करो। किसी भी कीमत पर बंधक को बचाना है। रहस्यमय आदमी हंसते हुए कहता है, आईपीएस मैडम, जब तक आपकी टीम लोकेशन ढूंढेगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। यह कहकर वह पेन ड्राइव जमीन पर फेंकता है और भागने लगता है। रुको। ईशा उसके पीछे दौड़ पड़ती है। पुलिस भी उसका पीछा करती है। स्टेशन के बाहर तेज बारिश शुरू हो चुकी होती है। रहस्यमय आदमी बाइक पर बैठकर भाग निकलता है। ईशा पुलिस जीप से उसका पीछा शुरू कर देती है। कुछ किलोमीटर दूर एक सुनसान गोदाम के पास उसकी बाइक फिसल जाती है। पुलिस उसे चारों तरफ से घेर लेती है। ईशा कहती है, अब तुम बचकर नहीं जा सकते। लेकिन वह आदमी मुस्कुराकर कहता है, मुझे पकड़कर भी तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि असली मास्टरमाइंड मैं नहीं हूं। ईशा पूछती है, तो फिर कौन है? वह कांपते हाथों से एक पर्ची ईशा को देता है। जैसे ही ईशा उस पर लिखा नाम पढ़ती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। नहीं, यह नहीं हो सकता। तभी सूरज भी वहां पहुंच जाता है। वह पर्ची लेकर पढ़ता है और खुद भी स्तब्ध रह जाता है। पर्ची पर सिर्फ एक नाम लिखा होता है, आकाश। अब सूरज समझ जाता है कि जिस सच्चाई को वह इतने दिनों से छिपाता आ रहा था, वह अब एक नए और बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है।